नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल 24 घंटे में 13 नए संक्रमितों ने कोरोना को मात दे दी है। साथ ही 9 नए मामलों में से एक्टिव केस की संख्या खास कम नहीं हुई, लेकिन राज्य में अभी भी 82 एक्टिव मामले सामने आए हैं। इसमें से कई विदेश से आए लोग भी शामिल हैं, जिनके वायरस के वेरिएंट की जांच फिलहाल नहीं हो पाई है। राजधानी पटना में 4 नए मामले हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से लेकर अब मामले भी शामिल हो गए हैं। राजधानी में 4 के अलावा शेखपुरा, गया, दरभंगा, औरंगाबाद और सिवान में एक एक नया मामला सामने आया है। संक्रमण की रफ्तार कभी कम तो कभी तेज होती नजर आ रही है। अचानक से मामले घट और बढ़ रहे हैं, जिसके बाद संक्रमण के घटते बढ़ते मामलों को लेकर जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर दिन 2 लाख जांच का निर्णय लिया गया है, लेकिन विभाग ये आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहा। जांच का आंकड़ा 24 घंटे में 15,822 है और इसी आंकड़े में 9 नए मामले सामने आए, जबकि 25 से अधिक फॉलोअप जांच में एक्टिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी जांच में 13 संक्रमितों की नेगेटिव रिपोर्ट भी शामिल है। साथ ही बिहार में कुल 82 एक्टिव मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक पटना में, जहां पर 59 मामले सामने आए। औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 3, दरभंगा में 1, गया में 2, किशनगंज में 3, मुंगेर में और मुजफ्फरपुर में एक एक मामला और रोहतास नगर में 3, समस्तीपुर में 3, शेखपुरा में 1, सिवान में 3 और वैशाली में 1 एक्टिव मरीज है। अब तक बिहार में कुल 7,26,405 लोगों को संक्रमण हो चुका है। इनमें से 7,14,228 ने संक्रमण को मात दी, जबकि अब तक इस महामारी से 12,094 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो वो रिकवरी रेट 98.32% बना हुआ है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी सुप्रीमो जितन राम मांझी ने 27 दिसंबर को अपनी सरकारी आवास पर ब्राह्मणों और पंडितों का भोज करवाने का ऐलान किया है। बताया गया है कि इसमें वैसे ब्राह्मण पंडित शामिल होंगे जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया और चोरी डकैती नहीं की है। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने यह जानकारी साझा की। दरअसल गुरुवार को उनके घर के पास ब्राह्मण संगठनों ने खूब नारेबाजी की। सड़क पर ही सत्यनारायण भगवान की पूजा सहित दही चूड़ा का भोज भी किया। उनके घर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। बावजूद इसके उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट कर एक खबर पोस्ट की, जिसमें जानकारी है कि भगवान का मुकुट बेचकर शराब पी गया पुजारी। मांझी ने कहा है कि ऐसे पंडितों को आप क्या कहेंगे। मैं तो बार बार वही कहूंगा जो कई दिनों से कहता आ रहा हूं, और अब ऐसी ही चोरों के समर्थक फिर से मेरा विरोध करेंगे। करिए, जमकर करिए, मैं तो चोर को चोर ही कहूंगा। जितन राम मांझी के ट्वीट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे हैं। लोगों ने अन्य कई तरह की पेपर कटिंग पोस्ट भी की है, और ऐसे में राजन ने कटिंग पोस्ट की कि शिव विहार में जल अभिषेक करने गई बच्ची संग पुजारी ने किया दुष्कर्म। इसी दौरान मनीष पंडित ने कटिंग पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि गरीब दलितों के बच्चे आगे आ रहे तो मनुवादियों के पेट में दर्द, लोग गालियां भी दे रहे हैं। अजीत मिश्रा चंदन ने बहुत भद्दी गाली मांझी को दी है। साथ ही अभिषेक कुमार ने पूछा कि आपको केवल ब्राह्मण में बुराइयां दिखती हैं, बाकी सब जात तो एकदम पवित्र है। रजनीश ने लिखा है कि अगर पंडित को गाली देने से मांझी समाज का भला हो सकेगा तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आज भी समाज गरीबी, भूखमरी और अशिक्षा से पीड़ित है। मांझी समाज से आप ऊपर आ गए हैं, लेकिन कितनों का भला किया, जात के नाम पर सिर्फ वोट। और मुंगेर के धरहरा प्रखंड में अजीमगंज पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू की गुरुवार देर रात को नक्सलियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। नक्सलियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने मुखिया के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि परमानंद टुड्डू 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय थरारा में मुखिया पद की शपथ लेने वाले थे। शपथ लेने से पहले ही उनका गला काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बारे में मुंगेर प्रभारी एसपी ने बताया है कि नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हुई है। थाना प्रभारी और पुलिस बल घटनास्थल पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर शुक्रवार को नवनिर्वाचित मुखिया परमानंद टुड्डू जुम्मई का जुमराज बाबा स्थान पूजा करने गए थे, और ऐसे में ही गुरुवार की देर रात को आधुनिक हथियार से लैस 10 नक्सली उनके घर मथुरा पहुंच गए। और नक्सलियों ने घर में घुसकर जैसे ही मुखिया की पत्नी से परमानंद के बारे में पूछा कि तभी परमानंद कमरे से बाहर आ गया।
इसी दौरान जो है नक्सली उनके घर से बाहर ले गए उन्हें और नक्सलियों ने गांव के ही बीच सड़क पर बने चबूतरे पर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक के भाई पवन कुमार ने बताया है कि नक्सलियों ने उनकी हत्या कर उनका जैकेट और मोबाइल वो अपने साथ ले गए। इस दौरान आपको बताते चलें कि अजीमगंज पंचायत चुनाव के लिए परमानंद ने जब पर्चा भरा था तो उस समय भी नक्सलियों ने उनके घर में पर्चा फेंककर चुनाव नहीं लड़ने और अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। 2016 में भी जब वो चुनाव लड़ा था तो उस समय भी नक्सलियों ने इसके घर पर पर्चा चिपकाकर चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी, लेकिन ग्रामीणों की मांग पर परमानंद मुखिया के पद पर खड़ा हुआ और चुनाव जीत गया। परमानंद टुड्डू को 23 दिसंबर को ही ये चिट्ठी आई थी कि उन्हें 31 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय आकर शपथ लेना है। इस संबंध में ही मृतक के भाई पवन कुमार ने बताया कि शपथ लेने से पहले नक्सलियों ने गुरुवार की देर रात को उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को अपनी पत्नी रेचल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। खरमास के महीने में पत्नी के साथ दिल्ली जाने को लेकर कई तरह की बातें चर्चाओं में हैं और सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि उनकी पत्नी रेचल के माता पिता ईसाई धर्म के हैं। साथ ही इसलिए तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस मनाने के लिए अपने ससुराल गए हैं। तो वहीं उनके खरमास के महीने में नई बहू के साथ ससुराल जाने पर कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल बिहार में मान्यता है कि खरमास के महीने में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। ऐसे में नई बहू के साथ ससुराल जाने की बात को लेकर लोगों ने ट्वीट कर तेजस्वी पर तंज कसा। 14 दिसंबर से खरमास शुरू हुआ है और इस महीने में ही नई नवेली दुल्हन ससुराल या फिर मायके नहीं जाती। इसीलिए इससे पहले 13 दिसंबर को ही रेचल को लेकर तेजस्वी पटना पहुंच गए थे। चर्चा यह भी है कि खरमास होने के कारण ही तेजस्वी रेचल की शादी का रिसेप्शन पार्टी भी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन इसी बीच 23 दिसंबर को 11 बजे की फ्लाइट से दोनों दिल्ली रवाना हो गए। जाते समय पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने कहा कि 2-4 दिन बाद फिर पटना आएंगे। ऐसे में लोगों के बीच चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी पत्नी के साथ क्रिसमस मनाने के लिए दिल्ली गए हैं। अब आपको बता दें कि 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव दिल्ली के सैनिक फार्म में रेचल से उन्होंने शादी की थी। शादी के बाद ही राजश्री के साथ तेजस्वी यादव 13 दिसंबर को पटना आए थे। पटना में 10 दिनों तक लोगों से मिलने के बाद दोनों दिल्ली चले गए और इसी बीच किसी ने मैथिली से पाग तो किसी ने मैखाने से माला से दोनों का स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि गायकों ने गायकी से उन दोनों का स्वागत किया। दोनों राबड़ी देवी के आवास पर 10 अकुलर रोड पर ठहरे थे और तेजस्वी ने राजश्री को अपने घर की गायों, बकरियों और सबसे भी मिलवाया था। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के अधिकतर जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान शीतलहर की भी पूर्वानुमान जताया। साथ ही मौसम में होने वाले इस बड़े बदलाव का कारण राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना को बताया जा रहा है। इससे फसल को बड़ा नुकसान होने का खतरा है, लेकिन इसकी वजह से किसानों के लिए अब विशेष चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक मौसम पूर्वानुमान में किसानों के लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सभी किसान अभी धान की कटाई में जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे पूर्वानुमान के अनुसार 27 से 30 दिसंबर के दौरान बिहार राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है और इसी के प्रभाव से राज्य के अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इस अवधि में आकाश में बादल छाए रहेंगे और पूर्वा हवा का भी प्रभाव होगा। बताते चलें कि मौसम विभाग का यह कहना है कि मौसम में परिवर्तन के पूर्वानुमान में बारिश की आशंका के साथ कोहरे का अनुमान है। इसी दौरान तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की भी संभावना जताई गई। इसकी वजह से अब शीतलहर की स्थिति शहर में बन जाएगी। इसके बाद ठंड में अचानक से बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के माने तो किसानों को अलर्ट करते हुए कहा गया कि वो इस मौसम में पूरी तरह से सावधान रहें। मौसम विभाग ने किसानों को ये सलाह भी दी है कि मौसम के परिवर्तन के पूर्वानुमान को लेकर वो अपने कटे हुए धान की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था कर लें, ताकि पानी और नमी से फसल को नुकसान न पहुंचे, फसल को बचाया जा सके। और इसलिए मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट किया कि किसान भाई 27 से लेकर 30 दिसंबर की अवधि में धान की कटाई को स्थगित कर दें। तापमान में गिरावट को देखते हुए पशुओं को लेकर भी अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने पशुधन के बचाव को लेकर विशेष व्यवस्था कराने को कहा।
और मुजफ्फरपुर जिले में कोविड टीकाकरण कार्य में डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरतने का एक मामला सामने आया है। इस दौरान आपको बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने उन 5 डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर अंशु, डॉक्टर सुनीता कुमार रंजन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार और डॉक्टर विनोद कुमार शामिल है। सिविल सर्जन ने कहा है कि अगर इनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि जिले में प्रथम डोज की तुलना में सेकेंड डोज लेने वालों की अभिभावकों की जो तुलना है वो काफी कम है। साथ ही आपको बता दें कि इसे पूरा करने के लिए अब एक लक्ष्य रखा गया था। सभी पीएचसी प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे। क्षेत्र में भ्रमण करके टीकाकरण से वंचित लाभुकों को पता लगाने का और उन्हें हर हाल में वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज देने का भी आदेश दिया गया था। इसमें आयोग करने के लिए उक्त 5 डॉक्टर के नाम का चयन किया गया था। निर्देश देने के बावजूद भी इन डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन कार्य में कोई रुचि नहीं ली, जो कि अनुशासनहीनता का परिचय देता है कि जिम्मेदार पद पर रहने के बावजूद इनके द्वारा कार्य नहीं किया गया। इसे देखते हुए ही सिविल सर्जन ने उक्त कार्रवाई की है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में साली से रेप और हत्या के बाद आरोपी जीजा अपने घर पर मजे में बिरयानी खा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया है। दरअसल उस समय आपको बता दें कि इस हालात में पुलिस ने उसे दबोच लिया जब वो खाना खा रहा था, जिसके बाद उसके पास से मृतका का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसी मोबाइल के सहारे पुलिस उस तक पहुंचने में सफल रही है। उक्त मोबाइल आरोपी ने हत्या के बाद ये मोबाइल लिया था और इसे लेकर वो अपने घर पहुंचा था। इसके बाद ही स्विच ऑफ कर दिया गया। जब पुलिस ने मोबाइल नंबर का टावर लोकेशन खंगाला तो एड्रेस आरोपी के घर का मिला। कटरा थाने की पुलिस ने समस्तीपुर जिले के ताजपुर पुलिस से संपर्क किया और इसके बाद बुधवार देर रात को करीब 1 बजे छापेमारी की गई। आरोपी को उसके घर से दबोच लिया गया। साथ ही गुरुवार को उससे पूरे दिन पूछताछ भी की गई। इस दौरान उसने वही बातें दोहराई। फिर बताया कि पंचायत में साली ने उसे सरेआम थप्पड़ मारा था और इसी कारण वो अंदर ही अंदर बदले की भावना में तप रहा था। मंगलवार को जब उसे पता लगा कि पत्नी को बच्चा होने वाला है और घर के सभी लोग उसे लेकर दरभंगा हॉस्पिटल गए हैं, इसी का फायदा उठाकर वो ससुराल पहुंच गया और इसके बाद साली के साथ मारपीट करने लगा। उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिए गए। फिर रेप करने के बाद उसे मारकर उसकी हत्या की गई और वहां से वो भाग निकला। जो जेवरात वो घर से लेकर गया था उसे भी फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांड्या ने बताया है कि आरोपी को कल जेल भेजा जाएगा। और वैशाली में सगे चचेरे भाई बहन ने एक दूसरे से मंदिर में शादी कर ली है। इस घटना का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के भवानपुर प्रखंड के एक गांव का बताया जा रहा है और वीडियो में एक लड़का और एक लड़की गांव के ही मंदिर में शादी करते नजर आए। लड़की 4 महीने गर्भवती भी है। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही गाँव के हैं। दोनों के घर भी आसपास है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पिछले 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और बुधवार को सोशल मीडिया पर दोनों की शादी का वीडियो वायरल हो गया। शादी करने के बाद लड़का बाइक पर लड़की को बिठाकर अपने घर पहुंचा। यहाँ दोनों के माता पिता लड़की और लड़का दोनों साथ रखने के लिए उन्हें राजी हो गए। वायरल वीडियो में एक लड़का लड़की का सिंघौरा यानी कि सिंदूर रखने वाला डब्बा से उसको चुटकी में सिंदूर लेकर उसकी मांग भरता दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये लड़का जेब से मंगलसूत्र निकालकर लड़की के गले में पहना देता है। इसके साथ ही ये करते हुए लड़के ने वीडियो बनाया और खुद ही वायरल भी कर दिया है। वायरल वीडियो में एक लड़का लड़की साथ दिखाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि ये दोनों चचेरे भाई बहन हैं और इसी के साथ ही इनकी शादी के बाद से गांव में भी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है इनकी शादी। हालांकि जो परिवार है उन्होंने इन्हें मंजूरी दे दी है और घर पर रखने के लिए तैयार है। अब बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।